TYBA हिंदी स्पेशल का तीसरा पेपर। हिंदी स्पेशल का तीसरा पेपर जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। बच्चों, हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी स्पेशल का यह तीसरा पेपर। इस पेपर में या इस विषय में प्रथम सत्र के लिए जितना पाठ्यक्रम था, आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, ये तीन कालों का अध्ययन प्रथम सत्र के लिए था और वह हमने पूरा किया है। यानी आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, इन तीनों कालों के पाठ्यक्रम पर या तीनों कालों पर हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक लेक्चर पहुंचाने का काम किया है। हमारी जिम्मेदारी हमने निभाई है। उसी के साथ साथ आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, इन तीनों टॉपिक पर हमने आप तक वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आवश्यक नोट्स जो है, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, वही नोट्स भी आप तक पहुंचाने का काम हमने किया है। परंतु बच्चों, इस पाठ्यक्रम पर आधारित छमाही परीक्षा के लिए जो आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के बारे में हमें चर्चा करनी होगी। बच्चों, यह समय ऐसा चल रहा है, यानी आज तक, यानी अब तक, इस क्षण तक हम यह निश्चित नहीं कह सकते कि आप लोगों की टर्म एंड की एग्जाम, यानी आप लोगों की छमाही परीक्षा कब होगी, कैसी होगी, उसका तरीका कैसा होगा, हम आज तक इस परीक्षा के बारे में निश्चित कुछ भी आप लोगों को बता नहीं सकते या कह भी नहीं सकते। परंतु यदा कदा कभी आप लोगों की छमाही परीक्षा हो जाए तो छमाही परीक्षा के लिए 60 अंक और 3 घंटे का समय होता है। परंतु जो 60 अंकों की परीक्षा होती है, छमाही परीक्षा, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में हमें आज चर्चा करनी है। बच्चों, प्रथम सत्र की जो 60 अंक की परीक्षा होती है, उसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न, टिप्पणियां, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एक वाक्यीय उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। आदिकाल पर दीर्घोत्तरी प्रश्न, टिप्पणियां, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आदिकाल पर जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरीके से प्रश्न भक्ति काल पर भी पूछे जाते हैं, रीति काल पर भी पूछे जाते हैं। परंतु बच्चों, हमें यह देखना आवश्यक है, आप लोगों को यही समझना आवश्यक है कि जो 3 कालों का हमने अध्ययन किया, आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, तो आज हम केवल आदिकाल पर किस तरह के दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरह से टिप्पणियां पूछी जा सकती है, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे रह सकते हैं, उसके बारे में अभ्यास करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, आदिकाल का जो पहला टॉपिक है, आदिकाल का पहला टॉपिक हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। आदिकाल का यह पहला टॉपिक है। मैं पुनः बता देता हूं कि आदिकाल का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है
हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। इस टॉपिक पर 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। टॉपिक एक है, प्रश्न एक है, उसका उत्तर एक ही लिखना होगा, परंतु प्रश्न पूछने की जो रीत है, पद्धत है, स्टाइल है, वह अलग अलग है। यानी एक ही टॉपिक पर अनेक प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछे जाएंगे। बच्चों, इस टॉपिक पर 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, उसका उत्तर एक ही होगा, परंतु प्रश्न पूछने की स्टाइल अलग अलग होगी। इस टॉपिक पर प्रश्न कैसा होगा? इस टॉपिक पर प्रश्न ऐसा हो सकता है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण के विषय में प्रतिपादित विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए। इस प्रकार का एक प्रश्न हो सकता है। और भी दूसरा प्रश्न कैसा हो सकता है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण संबंधी विभिन्न मतों का विवेचन कीजिए। इस टॉपिक पर और एक प्रश्न हो सकता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन तथा नामकरण के संबंध में प्रचलित विभिन्न मतों को प्रस्तुत कीजिए। बच्चों, प्रश्न पूछने की पद्धत अलग अलग है, परंतु प्रश्न एक ही है, उसका उत्तर एक ही है। यह तीनों प्रश्न मैंने जो आप लोगों को अभी बता दिए, उसका उत्तर पहला टॉपिक जो है हिंदी साहित्य की इतिहास का काल विभाजन और नामकरण है। बच्चों, आदिकाल का जो दूसरा टॉपिक है, वह दूसरा टॉपिक है आदिकालीन परिस्थितियां या पृष्ठभूमि। यानी आदिकाल की 4 पृष्ठभूमि यानी 4 परिस्थितियां है। बच्चों, पृष्ठभूमि का अर्थ परिस्थिति और परिस्थिति का अर्थ पृष्ठभूमि। यानी आदिकाल की जो 4 परिस्थितियां है, कौन कौन सी है? आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति, आदिकाल की सामाजिक परिस्थिति, आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति और आदिकाल की साहित्यिक परिस्थिति। बच्चों, इस टॉपिक पर किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस दूसरे टॉपिक पर प्रश्न ऐसा हो सकता है, आदिकाल की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा साहित्यिक पृष्ठभूमियों पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न कैसा हो सकता है इस टॉपिक पर, आदिकाल की राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थिति का विवेचन कीजिए। कभी कभी 4 दीर्घोत्तरी प्रश्न में 4 परिस्थितियां पूछी जाती है, परंतु कभी कभी केवल आदिकाल की 2 ही परिस्थितियां पूछी जाती है। तीसरा प्रश्न कैसा हो सकता है, आदिकाल की सामाजिक तथा साहित्यिक परिस्थिति का विवेचन कीजिए। और एक प्रश्न कैसा हो सकता है, आदिकाल की परिस्थितियां स्पष्ट कीजिए। यानी आदिकाल की जो 4 परिस्थितियां है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक, इनका अध्ययन आपको करना होगा। तीसरा जो टॉपिक है बच्चों, तीसरा टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग इस टॉपिक पर जो टॉपिक तीसरा है, तीसरे टॉपिक पर लगभग 99% प्रश्न पूछा जाता है। वह टॉपिक इस प्रकार कौन सा है, आदिकालीन वीर गाथा साहित्य की प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं। बच्चों, प्रवृत्तियां शब्द का अर्थ विशेषता है और विशेषता शब्द का अर्थ प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां यानी मराठी में वैशिष्ट्य, यानी आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया, जो काव्य लिखा गया, उसकी विशेषता क्या है, विद्वानों ने उसकी विशेषता कितनी मानी है। यह दीर्घोत्तरी प्रश्न अत्यंत इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक पर आप लोगों को प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है, आदिकालीन वीर गाथा साहित्य की विशेषताएं स्पष्ट लिखिए। इसी टॉपिक पर और भी प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है,
आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां विशद कीजिए। और भी प्रश्न कैसा हो सकता है, आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों का सम्यक विवेचन कीजिए। और एक प्रश्न हो सकता है, आदिकालीन वीर गाथा साहित्य की विशेषताओं का सौदाहरण परिचय दीजिए। और एक प्रश्न हो सकता है, वीर गाथा कालीन साहित्य की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। और एक प्रश्न हो सकता है, वीर गाथा कालीन साहित्य की प्रवृत्तियां स्पष्ट कीजिए। और एक प्रश्न हो सकता है, आदिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों को संक्षेप में लिखिए। बच्चों, आदिकालीन वीर गाथा काव्य जो है उसकी विद्वानों ने 10 प्रवृत्तियां मानी है। यह दीर्घोत्तरी प्रश्न 99% आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाता है। इस टॉपिक की ओर आप लोगों को अधिक ध्यान देना होगा, अधिक ध्यान देना होगा, बारीक ध्यान देना होगा। अगला चौथा टॉपिक जो है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं। बच्चों, आदिकालीन रासो साहित्य की विद्वानों ने 8 प्रवृत्तियां यानी 8 विशेषताएं मानी है। इस टॉपिक पर दीर्घोत्तरी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं, परंतु यह भी बात आप लोगों को याद दिलाता हूं कि इस टॉपिक पर लगभग 99% परीक्षा में दीर्घोत्तरी प्रश्न 14 अंक के लिए पूछा जाता है, इसलिए यह टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न इस पर ऐसा हो सकता है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियां स्पष्ट कीजिए। और दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियों का सौदाहरण परिचय दीजिए। और बच्चों, पांचवा जो टॉपिक है वह पांचवा टॉपिक आदिकाल के प्रमुख रचनाकार कवि। बच्चों, आदिकाल के प्रमुख रचनाकार जो कवि हैं वे केवल आदिकाल के जो प्रमुख रचनाकार हैं वे 2 रचनाकार हैं, एक कवि चंद्रबरदाई और दूसरा है कवि अमीर खुसरो। और उसी के साथ साथ आदिकाल की 2 प्रमुख रचनाएं उसी पर टिप्पणियां हैं, एक है ढोला मारूरा दुहा और दूसरी है बिसलदेव रासो। परंतु बच्चों, आदिकाल के जो रचनाकार है, आदिकाल की जो रचनाएं हैं उसी पर आधारित आप लोगों को टिप्पणियां पूछी जाती है। लगभग 4 टिप्पणियां पूछी जाती है। बच्चों, आदिकाल पर जो टिप्पणियां हैं वह कुल मिलाकर 11 टिप्पणियों का अध्ययन हमें करना है। और उन 11 टिप्पणियों में से 4 टिप्पणियां 100% पूछी जाएगी, इसमें सवाल ही नहीं है। तो आदिकाल पर किस तरह की टिप्पणियां पूछी जा सकती है वह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहली टिप्पणी पहले टॉपिक पर हो सकती है बच्चों, उसी पर दीर्घोत्तरी भी प्रश्न हो सकता है और टिप्पणी भी कभी कभी टिप्पणी पूछी जाती है। वह पहली टिप्पणी है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। दूसरी टिप्पणी है, आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि। तीसरी टिप्पणी है, आदिकाल की धार्मिक पृष्ठभूमि। चौथी टिप्पणी है, आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति। पांचवी टिप्पणी है, आदिकाल की साहित्यिक पृष्ठभूमि। छठी टिप्पणी है, आदिकालीन साहित्य की विषयगत प्रवृत्तियां। बच्चों, आदिकालीन साहित्य जो है उसकी 10 प्रवृत्तियां मानी गई है, परंतु प्रारंभ की जो 5 प्रवृत्तियां है वह विषयगत प्रवृत्तियां है। और दूसरी एक टिप्पणी है, आदिकालीन साहित्य की शैलीगत प्रवृत्तियां। बच्चों, ये शैली क्या है? काव्य के 2 पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष, दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष का अर्थ यह होता है कि उस काव्य का विषय, यानी उस काव्य में कौन सा विषय चित्रित किया गया है। और शैली पक्ष यानी
काव्य का कला पक्ष, यानी वह जो विषय है वह किस रूप में चित्रित किया गया। किस रूप में चित्रित किया गया, इसका अर्थ यह होता है कि उसमें कौन से रसों का प्रयोग किया गया, कौन से छंदों का प्रयोग किया गया, कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाव यानी भावना और शैली यानी कला, यानी वह काव्य किस रूप में चित्रित किया गया है। 8वीं टिप्पणी है कवि चंद बरदाई, 9वीं टिप्पणी है अमीर खुसरो, 10वीं टिप्पणी है ढोला मारूरा दुहा, 11वीं टिप्पणी है बिसलदेव रासो। परंतु बच्चों, यह मैंने आप लोगों को आदि काल पर कुल मिलाकर 11 टिप्पणियां बता दी है, परंतु इन टिप्पणियों में 4 टिप्पणियां ऐसी है, लगभग 99%, 99% परीक्षा में पूछी जाती है। वह 4 टिप्पणियां इस प्रकार की है, कवि चंद बरदाई, कवि अमीर खुसरो, ढोला मारूरा दुहा और बिसलदेव रासो। ये अंतिम जो 4 टिप्पणियां हैं उसी की ओर आप लोगों को अधिक ध्यान देना होगा। उसके बाद आदिकाल की सामाजिक, आदिकाल की धार्मिक, आदिकाल की राजनीतिक, आदिकाल की साहित्यिक पृष्ठभूमि, ये जो 4 टिप्पणियां हैं उसकी ओर अधिक ध्यान दे दो। आदिकाल पर बच्चों संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न यानी 2-2 अंक के लिए प्रश्न होते हैं, 2 मार्क के लिए प्रश्न होते हैं। वो संक्षिप्त उत्तर वाले जो प्रश्न हैं बच्चों, आप लोगों के मन में सवाल पैदा होता है कि ये संक्षिप्त उत्तर कितना लिखना है, कितनी पंक्ति में लिखना है। बच्चों, संक्षिप्त उत्तर वाले जो प्रश्न है उसका उत्तर आप लोगों को 2 पंक्ति में, 3 पंक्ति में, 4 पंक्ति में, 5 पंक्ति में या 6 पंक्ति तक आप लोगों को लिखना होगा। परंतु ऐसी बात नहीं है, ये 2 अंकों के लिए प्रश्न है। आप लोग टिप्पणी की तरह 10-12 पंक्ति में उसका उत्तर लिखे, यह अपेक्षित नहीं है। केवल अपेक्षित क्या है, इसका संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न का उत्तर अपेक्षित है 4-5-6 पंक्ति तक अपेक्षित है। अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं, समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। आदिकाल पर मैं संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न पढ़ता हूं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार किया है। बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया वह 4 भागों में किया है। वो 4 भाग और उसका समय दिया है। आदिकाल, वीर गाथा काल, विक्रम संवत 1050 से लेकर विक्रम संवत 1375 तक। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, विक्रम संवत 1375 से लेकर विक्रम संवत 1700 तक। उत्तर मध्यकाल, रीति काल का समय है विक्रम संवत 1700 से लेकर विक्रम संवत 1900 तक। और चौथा जो काल है आधुनिक काल यानी गद्य काल, विक्रम संवत 1900 से आज तक। इस तरह का आप लोगों को उत्तर उसका लिखना होगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण के विषय में किन्हीं 2 मतों को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पहला टॉपिक जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। बच्चों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदिकाल माना है। उनके मतानुसार इस काल में वीर रस को सचमुच ही प्रमुख स्थान प्राप्त है। दूसरा मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि उनका मत है कि आदि काल में वीरों की गाथाओं की प्रमुखता देखते हुए उसे वीर गाथा काल कहा जाए। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल क्यों किया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा है। बच्चों, इसका कारण यह है कि आदिकाल में वीरों की गाथा अधिक मात्रा में लिखी गई, वीर रस युक्त काव्य अधिक मात्रा में लिखा गया, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया। चौथा प्रश्न है, वीर गाथाओं की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। बच्चों, आदिकालीन साहित्य जो है वीर गाथा साहित्य है, उसकी 10 प्रवृत्तियां, 10 विशेषता है। कौन सी भी 10 प्रवृत्तियों में से 2 प्रवृत्तियां आप लिख सकते
हो। पांचवा प्रश्न है, कवि आमिर खुसरो का संक्षेप में परिचय दीजिए। बच्चों, कवि आमिर खुसरो का संक्षेप में परिचय 4-5 पंक्ति में परिचय देना होगा कि आमिर खुसरो का असली नाम अब्दुल हसन था। आमिर खुसरो एक लंबे समय तक राज दरबार से संबंधित कवि रहे। वे अत्यंत विनोदी थे, सहृदय व्यक्ति थे। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां लिखी। छठा प्रश्न है बच्चों, आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि का संक्षेप में परिचय दीजिए। आदिकाल की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसकी 4 या 5 पंक्ति में उसका संक्षेप में परिचय हमें देना होगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति का संक्षेप में परिचय दीजिए। आदिकाल की जो धार्मिक परिस्थिति है 4-5 पंक्ति में उसका उत्तर लिखना होगा। आठवां प्रश्न है, आदिकाल की सामाजिक परिस्थिति का संक्षेप में परिचय दीजिए। आदिकाल की सामाजिक यानी समाज की जो परिस्थिति है उसी का वर्णन आप लोगों को 4-5 पंक्ति में करना होगा। आप लोगों को अधिक नहीं लिखना है। 9वां प्रश्न है बच्चों, आदिकाल की साहित्यिक परिस्थिति का संक्षेप में परिचय, यानी आदिकाल का जो साहित्य है, आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया 2-4 पंक्ति में उसका वर्णन करना होगा। 10वां प्रश्न है, कवि चंद बरदाई का संक्षेप में परिचय दीजिए। कवि चंद बरदाई में जो टिप्पणी है उसी पर 4-5 प्रारंभ की 4-5 पंक्तियां आपको लिखनी है, अधिक नहीं लिखनी है। अगला प्रश्न है, रासो साहित्य की 2 प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। रासो साहित्य की 8 प्रवृत्तियां हैं, उनमें से 2 प्रवृत्तियां आपको लिखनी होगी। 12वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन का प्रयास किन किन विद्वानों ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन और नामकरण किया है उसके पूर्व बच्चों जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादा तासी ने तथा शिव सेंगर ने भी काल विभाजन करने का प्रयास किया। 13वां प्रश्न है, डिंगल और पिंगल से क्या तात्पर्य है। बच्चों, ये आदिकाल की भाषा है डिंगल। साहित्यिक राजस्थानी भाषा को डिंगल भाषा कहा गया और साहित्यिक ब्रज भाषा को पिंगल भाषा कहा गया है। यह वर्णन आपको करना होगा। अगला प्रश्न है, कवि आमिर खुसरो की साहित्यिक देन को संक्षेप में लिखिए। आमिर खुसरो ने जो 2-4 किताबें लिखी है उसी का वर्णन आप लोगों को करना होगा। 15वां प्रश्न है, आदिकाल का प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है। बच्चों, आदिकाल का जो समय है विक्रम संवत 1050 से लेकर विक्रम संवत 1375 तक माना जाता है। 16वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कौन से 4 भागों में विभाजित किया। इसका उत्तर बच्चों आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। 17वां प्रश्न है, कवि आमिर खुसरो की एक पहेली लिखिए। बच्चों, आमिर खुसरो की टिप्पणी में 2-3 पहेलियां मैंने आप लोगों को नोट्स के रूप में दी है। उनमें से कोई एक पहेली आप लोगों कंठस्थ कीजिए, पाठ कीजिए। मैंने यहां दिया है, ना मारा ना खून किया, मेरा सिर क्यों काट दिया। अगला प्रश्न है, वीर गाथाएं किन 2 काव्य रूपों में पाई जाती है। बच्चों, वीर गाथा साहित्य एक प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य इन 2 रूपों में पाई जाती है। 19वां प्रश्न है, वीर गाथा काल की विषयगत प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। बच्चों, वीर गाथा काल की जो विषयगत प्रवृत्तियां वह 4 प्रवृत्तियां हैं जिसका उल्लेख आपको करना होगा। 20वां प्रश्न है, वीर गाथा काल की शैलीगत प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। बच्चों, वीर गाथा काल की 4 शैलीगत प्रवृत्तियां हैं जिसका उल्लेख आपको करना होगा। 21वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने और कौन से ग्रंथ में किया था। बच्चों, एक फ्रेंच विद्वान है गारसादा तासी और दूसरा एक विद्वान है गारसादा तासी है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, उसका उल्लेख आपको करना होगा। 22वां प्रश्न है, कवि आमिर खुसरो के 2 ग्रंथों के नाम बताइए। किस्सा चाहा दरवेश और खालिक बारी नाम के 2 ग्रंथ आमिर खुसरो के हैं। 23वां प्रश्न है, वीर गाथा काल के नामकरण के किन्हीं 4 आधार ग्रंथों के नाम लिखिए। वीर गाथा काल का जो नामकरण किया गया उसके 4 ग्रंथ हैं जिसका उल्लेख आपको करना होगा। 24वां प्रश्न है, काल विभाजन तथा नामकरण के 2 आधार लिखिए। 2 आधार उत्तर में
दिए गए हैं उसी को आपको देखना होगा। 25वां प्रश्न है, ढोला मारोरा दोहा की दो विशेषताएं बताइए। ढोला मारोरा दोहा, इसमें नारी हृदय की वेदना है, श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया गया है। 26वां प्रश्न है, कवि चंद्रबरदाई के काव्य की भाषा की दो विशेषताएं लिखिए। कवि चंद्रबरदाई के काव्य की भाषा डिंगल है, वह ब्रज भाषा भी है। और अगला आखिरी सवाल है, आदिकाल के 3 नाम कौन से हैं? आदिकाल को वीर गाथा काल, चारण काल और सिद्ध सामंत युग कहा गया है। बच्चों, आदिकाल पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एक वाक्य उत्तर वाले प्रश्न, परंतु एक वाक्य उत्तर वाले प्रश्न का उत्तर आपको संपूर्ण वाक्य में लिखना होगा। मैंने आदिकाल पर लगभग वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वह 27 प्रश्न आप लोगों को मैं देने वाला हूं, और यह 27 प्रश्न ऐसे हैं, उनमें से ही 27 में से ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? इसका उत्तर आपको लिखना होगा। हिंदी साहित्य की इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया था।